तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें बेसिकली हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास एक सॉलिड होता है तो आप उस सॉलिड को किस तरीके से क्लासिफाई करते हो, है ना। बचपन में तो हम लोग यही सीखते हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। अब कुछ लोगों की फीलिंग हर्ट हो सकती है ये सोचते हुए कि नहीं 5 होते हैं, बट उसका कुछ नहीं कर सकते। वो BEC और प्लाज्मा को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अभी लेकिन जब आप 12th क्लास में आए तो आपने ये देखा कि सॉलिड्स को फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है। कैसे? डिपेंड कि उन सॉलिड्स के अंदर उनके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर है। तो इसके हिसाब से 2 सॉलिड्स क्रिएट हुए थे आप लोगों के पास। एक हुआ था क्रिस्टलन सॉलिड और एक हुआ था एमॉर्फस सॉलिड। तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो क्रिस्टलन सॉलिड के आजू बाजू ही घूमता है। हमको गलती से भी एमॉर्फस सॉलिड को डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। तो आगे हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि अगर आपके पास एक क्रिस्टलन सॉलिड दिया हो तो क्या क्रिस्टलन सॉलिड्स के और भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं क्या। तो बिल्कुल क्रिस्टलन सॉलिड को हम लोग फर्दर और क्लासिफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ी सी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो ये कि रिवीजन क्या लिया जाए लास्ट क्लास का, कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा क्या था। लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टलन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। अब क्रिस्टलन सॉलिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जिनमें पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता था कि इन सॉलिड्स के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था वो लॉन्ग रेंज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लॉन्ग रेंज, ठीक है, यानी कि दूर दूर तक पार्टिकल प्रॉपरली अरेंज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको अरेंजमेंट में क्या दिखता है, कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिलता है, या फिर आपको यहाँ पे अरेंजमेंट में कोई ना कोई क्या देखने को मिलती है, रेगुलरिटी देखने को मिलती है। अच्छा, ये होता है आप लोगों के किसके केस में, क्रिस्टलन सॉलिड्स के केस में। इसके अलावा क्रिस्टलन सॉलिड्स के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही कि इन लोगों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है ना। इनके पास जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो भी इनका एकदम शार्प होता है या फिर डिफिनाइट होता है, मैं ये कहूँ। उसके अलावा ये क्लीन क्लीवेज शो करते हैं, मतलब जब आप इनको शार्प नाइफ से काटोगे तो काटने के बाद जो सरफेस क्रिएट होगी वो बहुत ही क्या होगी, स्मूथ रहेगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और हाईली कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी कि ये लोग जो होते हैं आप लोगों के कौन सी वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं कि अगर आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो आपको डिफरेंट मिलेगी, जिसको हम लोग कहते हैं एन आइसोट्रॉपी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आप लोगों के क्रिस्टलन सॉलिड शो करते हैं। अब बात यह आती है कि क्या हम लोग क्रिस्टलन सॉलिड्स को और फर्दर क्लासिफाई करते हैं क्या। तो बिल्कुल, अगर तुम लोगों को क्रिस्टलन सॉलिड दिया जाए तो क्रिस्टलन सॉलिड्स का फर्दर हम लोग उसका और ज़्यादा क्लासिफिकेशन करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लासिफिकेशन का आपका आधार क्या है, आप किस बेसिस पे क्रिस्टलन सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हो। तो पहले तुम एक करके ये टॉपिक सीखना शुरू करोगे और अपने आप तुम्हें समझ में आता जाएगा कि इसका क्लासिफाई करने का आधार क्या है। बेसिकली जब भी हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ देखो बेसिस होता है। बिना क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, मतलब किस बेस पे आप उस चीज़ को क्लासिफाई कर रहे हो, आप कैसे बता सकते हो, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बाद में देखते हैं, पहले क्या किया उसको एक बार देख लेते हैं। तो ब्रॉडली अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बात करूं, क्रिस्टलन सॉलिड्स को टोटल 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। तुमने सबने ये चीज़ अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के रखी है, तो एक तरीके से तुम ये समझ लो कि रिविजन है, बट ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। इवन मेंस 2013 में, उस साल मैंने मेंस दी थी, तो उस ईयर में आपका केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जो स्टार्टिंग के 7-8 सवालों में ही एक सवाल, वन ऑफ द सवाल सॉलिड स्टेट का ये था। 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे, उसमें से आइडेंटिफाई करना था कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड उनमें से कौन है। सोचो, इतना आसान सवाल। मतलब एक इंसान जिसने बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक रटी है
जिसने थोड़ा बहुत भी भेजे का इस्तेमाल किया है वो आसानी से 4 मार्क्स वहां पे अपने हाथों से खींच सकता था। इतना आसान सवाल। मतलब तुम ये समझो कि मेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं होती केमिस्ट्री लेवल पर, बाकी फिजिक्स और मैथ्स के लेवल पर मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट बहुत ही आसान होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो इतने डायरेक्ट उठ कर आते हैं, ठीक है, कि आपको लगता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगता है अरे भाई ये तो मेरी पढ़ाई के सब विद इन द रेंज है। अब जो नहीं पढ़ता है उसको तो क्लासिफिकेशन भी कठिन लगेगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हम लोग पहला सॉलिड पढ़ेंगे दैट वुड बी मेटालिक सॉलिड, है ना। मेटालिक सॉलिड्स बेसिकली कैसे होते हैं इस बारे में हम लोग चैप्टर की एंडिंग में पढ़ेंगे, जब आपको बैंड थ्योरी वगैरह है तब। बट अभी सिर्फ मेटालिक सॉलिड ऊपर से क्या होता है मैं वो बताने वाली हूँ। दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है आप लोगों का आयोनिक सॉलिड। क्या ये वर्ड जो है आपने कभी सुना है, आयोनिक, मेटालिक? डेफिनेटली सुना है। घर में अगर आपके पास एक लोहे की रॉड रखी है, ठीक है, दैट इज आयरन की, दैट इज अ मेटालिक सॉलिड। तुम्हारे बॉडी में तुमने लेट्स से कोई ज्वेलरी पहनी होगी, गोल्ड की, सिल्वर की, प्लैटिनम की, वॉट एवर, तो वो व्हाट आर दोज थिंग्स? देज आर मेटल्स, दोज आर मेटल्स, तो दोज आर नोन एज व्हाट? मेटालिक सॉलिड। कॉपर आपके घर में होता है ना। अपन यूजुअली कॉपर को यूज करते हैं, वो जो पूजा घर में जल चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को इस्तेमाल में आता है, या फिर लेट्स से कॉपर में भर के रखा हुआ पानी पिया जाता है ना। तो दीज आर द व्हाट? मेटालिक सॉलिड्स। सो मेटालिक सॉलिड्स तुम्हारे लिए कोई भी यूनिक चीज नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसा वर्ड बोल रही हूँ मेटालिक सॉलिड्स, तो मेटालिक सॉलिड मतलब मैं कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बता रही हूँ। तुम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने आजू बाजू तुम कोई भी चीज जो देखते हो जो बेसिकली सॉलिड्स में जो मेटल की दिखती है, दोज आर टर्म्ड एज मेटालिक सॉलिड। खत्म, दैट आर नोन एज मेटालिक सॉलिड। इससे ज्यादा मेटालिक सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, कैसे रहता है, ये हम लोग बैंड थ्योरी में कवर करेंगे। तो मेटालिक सॉलिड्स आर सिंपली मेटल्स। इसके बारे में अगर मुझे कोई एक पॉइंट कहना है तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट कहूंगी, दे आर जस्ट सिंपली मेटल्स। खत्म। अब अगर भैया ये मेटल्स हैं तो तुम तो जानते हो मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तुम लोगों को किसी ने ये प्रॉपर्टी सिखाई नहीं है, बट तुमको ये आती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बोलो ये क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। ये हमने बचपन से सीखा हुआ है। ये आपके मेटालिक सॉलिड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। हमने ये सीखा है कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के पास अपनी खुद की एक चमक होती है। याद आ रहा है लश्चरनेस, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो ऑब्वियस है कि मेटालिक सॉलिड की ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि मेटालिक सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब जब आप किसी मेटल को स्ट्राइक करते हो तो एक आवाज प्रोड्यूस होती है ना, सोनोरस। तो वो साथ ही मेटालिक सॉलिड के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि इनको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, देयरफॉर दे आर डक्टाइल। आप इनको पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज व्हाट? आप लोगों का मेलिबिलिटी, सो दे आर मेलिएबल। तो इनडायरेक्टली बचपन में आपने जब भी किसी मेटल को देखा है तो भैया वो कौन है? आप लोगों का मेटालिक सॉलिड है। खत्म कहानी। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो। क्या एग्जाम्पल्स? तो यार तुमको जो देना है तुम दे दो। आयरन, ठीक है, ये लो, ये हो गया आप लोगों का सिल्वर, ये हो गया गोल्ड, ये हो गया कॉपर, ये हो गया लेड, है ना। ऐसे आपको और जितने एग्जाम्पल्स देने हैं मेटालिक सॉलिड क्या दे दो। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस दे देती हूँ, उन क्वेश्चंस में तुमको आइडेंटिफाई करने को बोला जाए कि ये मेटालिक सॉलिड है कि ये मेटालिक सॉलिड नहीं है, तो आप किस तरीके से बताओगे कि वो मेटालिक सॉलिड है कि मेटालिक सॉलिड नहीं है? सिंबल, आप सिंबल देखो, सीधी बात। अगर वो जो सिंबल आप देख रहे हो वो सिंबल एक सादा सा सिंबल है पीरियोडिक टेबल का, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? मेटालिक सॉलिड्स के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि आगे तुम जो सॉलिड्स पढ़ने वाले हो उनके सिंबल इतने सिंपल नहीं रहेंगे, उनमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला इन्वॉल्व रहेगा। तो बेसिकली मेटालिक सॉलिड्स आर जस्ट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जैसे सिंबल होते हैं ना, वही मेटालिक सॉलिड्स के सिंबल है। तो मेटालिक सॉलिड दुनिया का सबसे आसान सॉलिड होता है आप लोगों के क्या करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं इस लेक्चर के एंडिंग में बता दूंगी तुम लोगों को
कि मेटालिक सॉलिड्स के बारे में और तुम्हें क्या जानकारी होनी चाहिए, बट बेसिक जानकारी जो मेटालिक सॉलिड्स के बारे में होनी चाहिए वो लोग क्या, कि ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके, आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, बिकॉज इनके अंदर कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कॉपर एक अच्छी तार है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करती है, बराबर। तो ऐसे केस में कॉपर की तार इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर पा रही है, क्योंकि उनमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बस खत्म। इवन इसी चैप्टर के एंडिंग में हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों के जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड ले लो, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम में देखो एक चमक होती है, कलर होता है। गोल्ड के पास एक कलर है, कैरेक्टरिस्टिक कलर, कॉपर के पास एक कलर है। तो जब भी आपके ये मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स के पास एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे हैव कलर, दे शो कलर। उनके अंदर कलर कहाँ से आता है, तो देखो कलर्स आने के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। जैसे जब आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों आता था, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, है ना। अभी लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी सॉलिड में, या फिर हो सकता है मेटालिक सॉलिड, या हो सकता है किसी दूसरे सॉलिड में कलर क्यों आता है, तो उनके रीजंस हम लोगों को यहाँ जानने हैं। बट ज्यादातर केसेस में जो आपके मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स के अंदर भी कलर क्यों आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है बताओ, आप लोगों के मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, कलर आता है, बस। अब मेटल्स में किस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, ठीक है, मेटल्स में किस तरीके से आपके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, ये हम लोगों को समझना है। तो इसको मैं अभी फिलहाल शॉर्ट में समझा कर दे रही हूं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक बॉक्स है, ज्यादा डिटेल में हम इसको बैंड थ्योरी में देखेंगे अगर वो चीज होगी तो, अदरवाइज नहीं तो इतना ही तुम लोगों के लिए काफी है। इमेजिन करो एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में मैंने कुछ आपके क्या रख दिए हैं, न्यूक्लियस रख दिए हैं। ये बात समझते हो, न्यूक्लियस क्या होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसमें। हाँ, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज, अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो समझते हो तुम लोग। हाँ, अब इस न्यूक्लियस के आजू बाजू मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा कर दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू क्या कर दिए, जमा कर दिए। बस इसी चीज को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का मेटालिक सॉलिड के अंदर का अरेंजमेंट कहते हैं इन शॉर्ट में। तो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर का अरेंजमेंट होता कैसा है कि आपके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं और उनके आजू बाजू बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ। अब सबसे जरूरी चीज, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस पूरे के पूरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि समझते हैं इस चीज को कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना इसको, ये काफी कंफ्यूज करता है। क्योंकि आपके पास मान के चलो एक सोडियम है, मैं अगर तुमसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहूँ, नॉर्मल जो अपन ने 10वीं तक पढ़ा है, वो क्या होता है बोलो, 2,8,1। अगर मैं इस 1 को बोलूँ तो ये 1 क्या कहलाता है, आप लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, या फिर आप कहो ये आप लोगों का फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, या फिर आप ये कहो कि आप लोगों का कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन कहलाता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मोबाइल मतलब जो चल फिर सकते हैं। बाकी के जो ये 2 और 8 है, ये क्या है, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये आप लोगों के इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ये मोबाइल नहीं है, ये चल नहीं सकते, इनका शेल जो है वो कंप्लीटली आपका क्या हो गया, फिल हो गया है, राइट। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस आप लोगों का जो न्यूक्लियस होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस, इस बेसिकली इस पूरी की पूरी चीज को हम लोग कहते हैं आपके मेटालिक वाले टर्म्स में, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये कह रही हूं कि देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज क्या है, किसी भी मेटल के अंदर का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो जो होगा ऑब्वियस है वो, और उसके अलावा इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जैसे कि 1 इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज, यानी कि बोलो कौन, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, मेटालिक सॉलिड्स के अंदर में बहुत सारे इस तरीके से क्या होते हैं, बोलो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है ये तो समझ गए हो, और उनके आजू बाजू बहुत सारे बोलो क्या होते हैं, आप लोगों के निगेटिव चार्जेस होते हैं। अब ये निगेटिव चार्जेस कहाँ से आए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इस पॉजिटिव और इस निगेटिव के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऑब्वियस है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को बोलो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बस इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा आयोनिक बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से जो पॉजिटिव निगेटिव क्रिएट होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से क्रिएट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी पुराने चैप्टर्स में पढ़कर आए हो। तो वैसे ही मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड यानी कि किसी भी मेटालिक सॉलिड के अंदर में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बेसिकली मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब स्टूडेंट को कंफ्यूज कहाँ पे होता है, कंफ्यूज उसको यहाँ पे ये होता है कि मेटल्स के अंदर पॉजिटिव निगेटिव कैसे आया, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन दिया ना तो इलेक्ट्रॉन दिया, तो फिर ये पॉजिटिव निगेटिव आया कैसे। तो ये पॉजिटिव निगेटिव का लफड़ा समझ गए कि क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव किसको माना जाता है और निगेटिव किसको माना जाता है। इवन बुक्स में तुम्हें पता है इस चीज को लेकर बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में पड़ा हुआ है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ये हम लोग उसको कहते हैं बराबर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहा जाता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यही सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आप लोगों का, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुकी हूँ क्या होता है। तो जब भी आप क्या करते हो, लेट्स से इस कोने को हीट करते हो, मान लेते हैं आपने इस कॉर्नर को हीट किया, तो आपको तो पता है कि हीट करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप उस पर्टिकुलर चीज को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हो। तो ये थर्मल एनर्जी मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना। अब ऑब्वियस है किसी ना किसी को तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। फिर ये क्या करता है, अपने बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को वो थर्मल एनर्जी पास करता है ना। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन अपने बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी पास करता है। तो इस तरीके से अगर आप एक रॉड को एक कोने से अगर आप हीट करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे पूरे नेक्स्ट कोने तक एनर्जी क्या हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जाता है और एंडिंग तक वो एनर्जी फैलती जाती है। तो यही कहानी थी मेटालिक आपके किसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में। डन। अगर तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो मैं एग्जैक्टली यही शब्द मिलेंगे, बल्कि कुछ भी ऊपर ज्यादा नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ऊपर नीचे करने लायक। अब बात आती है आयोनिक सॉलिड्स की। क्या तुमने बचपन में जब तुम छोटे थे 8th में 9th में क्या ये पढ़ा है आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? बिल्कुल पढ़ा है। जैसे कि आयोनिक सॉलिड्स के बारे में इतना तो एक बच्चे को पता होता ही है कि आयोनिक सॉलिड मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। ये पहला पॉइंट एक स्टूडेंट को हमेशा पता होता है। पॉइंट नंबर 2, आयोनिक सॉलिड को जब भी आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक कैटायन मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, एक अनायन मिलेगा। कैटायन का मतलब क्या होता है, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करके बनती है, और अनायन का मतलब क्या होता है, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनती है। समझ रहे हो? अच्छा, अब इन्हीं दोनों स्पीशीज के बीच में जो इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन वाली जो कहानी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उस पर्टिकुलर स्पीशीज पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जिसने गेन किया उस पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, निगेटिव। और इसी पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स के अंदर में कैटायंस और अनायंस मौजूद होते हैं, है ना, उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं आयोनिक सॉलिड। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन सा वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
क्या कहते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली आयोनिक सॉलिड्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आपको वहां देखने में मिलते हैं जब किसी कंपाउंड के अंदर में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, कैटायंस और आप लोगों के अनायंस, बस उन्हीं को हम लोग आयोनिक सॉलिड कहते हैं। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया NaCl, क्या NaCl के अंदर आयंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप ब्रेक कर लो, आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो ये क्या कहलाएगा? आयोनिक सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कोई तुमसे ये पूछेगा तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक आयोनिक सॉलिड है? बिल्कुल है। आप ब्रेक कर लो, Ca2 पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव, तो ये आयोनिक सॉलिड कहलाएगा। सो बेसिकली अगर आप किसी भी स्पीशीज को कैटायन और अनायन में अगर आप ब्रेक कर सकते हो या फिर उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायन और अनायंस होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक सॉलिड्स की कैटेगरी में डालते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हो और उन एग्जाम्पल्स में अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन से मेटालिक सॉलिड्स है, तो आपके लिए कोई कठिन काम है। जैसे कि अभी मैंने बताया, मेटालिक सॉलिड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है आयरन, आयरन के ना तो आगे कोई ना तो आयरन के पीछे कोई, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? Fe की बात कर रहा है। और Fe यानी कि कौन? मेटालिक सॉलिड। सिर्फ लिखा हुआ है कॉपर, कॉपर यानी कि Cu, सिंपली Cu लिखा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? आपके मेटालिक सॉलिड की बात कर रहा है। बट अगर मान लेते हैं उसी Cu के बाजू में मैंने लगा दिया SO4, क्या बन गया? CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, तो क्या तुम उसको मेटालिक सॉलिड बोलोगे? नहीं, क्योंकि अब उसके पीछे क्या आ चुका है? SO4। क्या आप उस CuSO4 को कैटायन और अनायन में ब्रेक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्पीशीज आप लोगों की क्या कहलाएगी? आयोनिक सॉलिड कहलाएगी। ठीक है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को कैटायन और अनायन में ब्रेक कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज क्या कहलाती है? आयोनिक सॉलिड। अब फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहा मीथेन गैस, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या तुम CH4 को कैटायन और अनायन में ब्रेक कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, है ना? तो ऐसे में CH4 आपका आयोनिक सॉलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में डालना। जिस इंसान को थोड़ी बहुत भी बेसिक केमिस्ट्री आती है 9th 10th की, कम से कम 11th के, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो, तो ऐसे केस में अगर तुम्हें कैटायंस और अनायंस ब्रेक करने नहीं आते, तो ऐसे इंसान के लिए तो CH4 भी आयोनिक सॉलिड कहलाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर आप उसको कैटायंस और अनायंस से ब्रेक कर सकते हो तो आयोनिक सॉलिड है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक इंसान को कैटायंस और अनायंस की बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि अच्छा ये इतने पार्ट को अनायन कहते हैं और इस पार्ट को हम कैटायन कहते हैं। समझ रहे हो? ओके। तो ये बहुत ही इजी पार्ट था आयोनिक सॉलिड का, और ये बहुत ही इजी पार्ट था मेटालिक सॉलिड का। अब बात आती है कि आयोनिक सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आइडेंटिफाई करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट पेपर में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो अगर मैं बातचीत करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो बहुत ही देखो सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये कि आप लोगों के जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, इन लोगों का जो मेल्टिंग पॉइंट और इन लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर हम लोगों को इस बारे में कमेंट करना है तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इन लोगों का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये काफ़ी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, क्यों इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तुम खुद सोचो। आपने जब छोटे बचपन में थे, जब आप बचपन में थे, तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा वाला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो देयरफॉर अगर दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, तो ऐसे केस में जब आप उनको मेल्ट करोगे या फिर जब आप उनको बॉईल करने की लेट से अगर कोशिश करोगे, तो मेल्ट या फिर बॉइलिंग ये होता क्या है, पार्टिकल्स को दूर दूर करना। यही तो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग, क्या कि पार्टिकल्स को दूर दूर करेंगे, देखना यही होता है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग, कि पार्टिकल्स को क्या करेंगे, दूर दूर करेंगे। तो जो पार्टिकल्स बहुत ही टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है,
ऐसे पार्टिकल्स को दूर करने में ज़्यादा ताकत लगेगी। अब क्योंकि उनको दूर करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी तो इसीलिए ऑटोमेटिकली उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इसीलिए ये लोग कैसे होते हैं, हार्ड। हार्ड का मतलब इस तरीके से मत सोचना कि लोहे के जैसा हार्ड। घर में नमक देखा है ना कैसा रहता है, हार्ड, मैं उसको हार्ड कह रही हूँ। ठीक है, उसको मैं हार्ड कह रही हूँ। अच्छा, नमक को छोड़ो, किसी दूसरी सब्सटेंस को देख लो, जैसे कि हल्दी पाउडर, क्या वो हार्ड होती है? नहीं। क्या मिर्ची पाउडर, क्या वो हार्ड होती है? नहीं। एक तरफ नमक को फील करना अपने पाम्स में और एक तरफ हल्दी पाउडर को फील करना, दैट इज नोन एज हार्डनेस। ठीक है, हार्ड होते हैं इन लोगों के क्रिस्टल्स। ये जो सॉलिड होते हैं ये क्या कंसिडर किए जाते हैं, ये आप लोगों के हार्ड सॉलिड्स कंसिडर किए जाते हैं। साथ ही साथ में इन लोगों को क्या माना जाता है कि ये नेचर वाइज कैसे होते हैं, ब्रिटल। अब कई महान प्राणियों को ब्रिटल का मतलब ही नहीं पता होगा कि ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ी है। छोटी कक्षा इन द सेंस जब आप लोग 4th 5th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हो, है ना, तब आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो देखो, ब्रिटल का मतलब ये नहीं होता कि जो एक मिनट हाँ, ब्रिटल का मतलब ये नहीं होता कि जो टूटता नहीं है। ब्रिटल का मतलब ये होता है जो कड़क तो होता है बट इजीली ब्रेक हो जाता है ना, जो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर आप प्रेशर लगाओ एक्सटर्नली तो वो चीज इजीली ब्रेक हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका ब्रिटल कहते हैं। अब जैसे लोहे की छड़ है, क्या लोहे की छड़ टूट नहीं सकती? टूट सकती है, आप काट दो उसको कटिंग मशीन से, है ना, टूटने को हर चीज टूट सकती है, बट क्या उतनी आसानी से वो टूट पाती है क्या? नहीं। सो देयरफॉर मेटल्स आर नॉट कंसीडर्ड एज ब्रिटल। लेकिन आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, माना कि ये हार्ड होते हैं बट जब आप इन पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये लोग बहुत ही आसानी से क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है और पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी का प्रयोग होता है। वो क्या कि जितने भी आपके पास आयोनिक सॉलिड होते हैं, मैं आयोनिक सॉलिड को IS लिख देती हूँ, ठीक है, ये आप लोगों के पुअर कंडक्टर होते हैं। किस चीज के पुअर कंडक्टर, समझ ही गए होगे, ऑफ हीट, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चाहे हीट छोड़ दो फिलहाल, किसके पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। कब? जब आप इनको सॉलिड स्टेट में यूज करते हो। मतलब तुम्हारे घर में अगर नमक का डब्बा रखा है और उसके अंदर तुम वायर्स डालकर अगर सर्किट बनाकर एक बल्ब शुरू करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आपके जो ये आयोनिक सॉलिड्स के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ये बहुत ही एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इनके बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ऐसे में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। लेकिन जब जैसे ही आप इन्हें एक्वस या फिर आप इन्हें मॉल्टन स्टेट में लेकर आते हो, ये तुरंत अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके दे देते हैं। क्योंकि जब हम इन्हें पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद बोलो क्या होता है, पानी में डालने के बाद आपके जो आयोनिक सॉलिड्स के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो आयंस होते हैं, कैटायंस एंड अनायंस, बराबर, वो कैटायंस एंड अनायंस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पॉजिटिव वाले अलग, निगेटिव वाले अलग। और जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव अलग होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आयोनिक सॉलिड एक इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। कौन से वाले स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे ही आप उसको मॉल्टन या फिर एक्वा स्टेट में लेकर आ जाते हो तो बोलो वो क्या करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि तुम्हारी किताब में इस चीज को किस तरीके से दिया हुआ है। 2 मिनट, PDF कहाँ हो गई है, अरे यार, तो मेटालिक सॉलिड और दूसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ लिया, आयोनिक सॉलिड। तो बुक में इसके बारे में क्या क्या हमको लिख कर दिया है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जैसी भाषा 1.3 सेक्शन सामने साफ साफ दिख रहा है कि इनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने भी कहा था हम भी 4 में क्लासिफाई करेंगे। पहला आयोनिक, दूसरा कोवैलेंट,
तीसरा मॉलिक्यूलर और चौथा मेटालिक सॉलिड। ठीक है, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए क्रिएट हो सकता है, हाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, ये खत्म। तो यहाँ से लेके बेसिकली यहाँ तक का ही आपका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, ओके डन। तुम्हें अभी ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो इतना इजी टाइप का सवाल बोर्ड्स में आएगा क्या? आते ऐसे इजी सवाल है, उस वक्त आपको ध्यान रहता है कि नहीं रहता है ये मैटर करता है। ठीक है, तो अभी इसलिए पूरा ढंग से पढ़ो तो सब बराबर ध्यान रहेगा। आयोनिक में आते हैं, तो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया आयोनिक सॉलिड्स के अंदर में आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं, अनायंस होते हैं, खत्म बात। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 हम लोगों ने क्या कहा था कि कैटायंस और अनायंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या बताई थी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है, इसीलिए इन लोगों के मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली कैसे होते हैं, हाई होते हैं, या फिर ये लोग हार्ड होते हैं, और चौथा ये लोग साथ ही साथ में ब्रिटल होते हैं, बराबर। तो बेसिकली तुमको क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड के बारे में अगर शॉर्ट नोट लिखने को आएगा तो क्या पॉइंट्स लिखोगे? तो सबसे पहले जो पॉइंट्स लिखोगे मैं बता दूंगी कैसे लिखना है, लेकिन ये पॉइंट्स ही आपको याद रखने जो ब्लैक में लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी आपको जो मैं रेड कलर की अंडरलाइन कर रही हूँ बस उतना ही लिखना है आपको। हाँ, बस इतना करना है कि स्टेटमेंट बना लेनी है, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर लेना। जैसे कि यहाँ इतना आपने लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 आपको बस इतना लिखना है कि द पार्टिकल्स जो आयोनिक सॉलिड के अंदर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये इतना सा बस आपका पॉइंट 2 बन गया। बाकी पैराग्राफ आप लोगों को पूरा लिखने की नीड नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको पॉइंट 3 बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उसको पॉइंट नंबर 4 बना दिया। अच्छा, सुनो, 5वीं चीज मैंने क्या बताया था कि सॉलिड स्टेट में ये लोग क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। आप बेसिकली इंसुलेटर भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, आप नॉन कंडक्टर कहो, इंसुलेटर कहो, जो कहना है कहो। ये बन गया आपका पॉइंट नंबर 5। लेकिन अगर आप इन्हें मेल्ट कर दो, मेल्ट का मतलब यहाँ पे वही है आप लोगों का मॉल्टन स्टेट, या फिर अगर आप इन्हें पानी में डिजोल्व कर लो तो ये आप लोगों के जाते हैं गुड कंडक्टर। और 7वां पॉइंट आपका बन गया क्या, एग्जाम्पल, खत्म। तो यानी कि अगर तुम्हें 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आता है आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में, तो क्या तुम नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे। अच्छा, अब पूरी दुनिया जानती है NaCl को हम ब्रेक कर सकते हैं, बोलो कैसे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैं ऐसा ब्रेक करके इसीलिए दिखा रही हूं ताकि तुमको आदत हो जाए आयंस ध्यान में रखने की। CaF2 है, Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव और F के ऊपर होता है F निगेटिव। तो इस तरीके से आपने क्रिएट कर लिया। KCl को अगर मैं ब्रेक करने को कहूं तो मैं तो कैसे ब्रेक करोगे, Cl नेगेटिव और साथ ही साथ में K पॉजिटिव। अगर मैं तुम्हें K2SO4 को ब्रेक करने को कहूं तो उसे ब्रेक कैसे करोगे, K तो जानते ही हो K प्लस के फॉर्मेट में रहता है और SO4 किस फॉर्मेट में रहता है, SO4 की पावर 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन। आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो सॉल्युबिलिटी वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो जब तक आप इस तरीके से उन्हें बराबर आयोनिक फॉर्म में तोड़ ना पाओ, आप बना नहीं सकते वो न्यूमेरिकल्स, इसीलिए आपको आयंस में तोड़ते आना चाहिए। बस यही कहानी है आयोनिक सॉलिड की। अब चाहे तुम स्टेट बोर्ड की किताब पढ़ो या चाहे एनसीईआरटी पढ़ो, बस इतना ही मिलेगा तुमको, ठीक है, और कुछ ना मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, आयोनिक सॉलिड्स के अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की चीज आती है, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट होती है, इन आयंस की वजह से कंडक्ट होती है, ठीक है। मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, बराबर। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं मेटालिक सॉलिड्स की, ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने के लिए, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो किस सॉलिड में कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार मेटालिक सॉलिड देख लेते हैं, मेटालिक सॉलिड्स के बारे में क्या लिखा है। तो अगेन देखिए, सीधी सीधी बातचीत लिखी है उसने, ज्यादा कोई बकवास नहीं लिखी है। देखो मैंने क्या बताया था, किसी भी मेटल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आखिरी वाला होता है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तीनों नामों से हम जानते हैं, समझ रहे हो, ओके। तो उस मोबाइल इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज माना जाता है। उसके बाद जो बच गया,
क्या बच गया, न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको क्या माना जाता है, पॉजिटिव चार्ज। बस अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेटालिक सॉलिड्स के अंदर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब फैले हुए रहते हैं, है ना। अच्छा, किसके आजू बाजू फैले हुए रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू फैले हुए रहते हैं, खत्म, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने तुमसे क्या कहा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, और जो पॉजिटिव चार्ज उनमें क्या है, एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं और उनके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं। तो ये हो गया आप लोगों का यही सेम चीज, ये जो ऊपर इतना मैंने रेड मार्किंग किया, अगर ये पॉइंट नंबर 1 है तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट नंबर 2 उसका फैंसी स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको हाई फंटुश तरीके से लिखकर बताया गया है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इमर्स्ड, एम्बेडेड, ऐसे वर्ड्स के साथ, बस और कुछ नहीं है। और फिर तीसरा पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इसी निगेटिव और इसी पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो देखो उसने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज यानी कि कौन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहां से पहला तो एक क्वेश्चन तुम क्रिएट कर लो, डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, ये एक क्वेश्चन क्रिएट कर लो। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है तो तुम्हें डिस्क्राइब करते आना चाहिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूएंट दी मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहला मेटल्स के बारे में जो बच्चा जानता है कि मैलिएबल होता है, यानी कि अगर आप इन्हें हैमर करोगे तो थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल होता है, आप इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इनकी इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। एग्जाम्पल्स ये पड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन आप मेटल्स को हमेशा हार्ड कह सकते, जैसे अगर तुम जानते हो तो सोडियम आपका सॉफ्ट मेटल में आता है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि जितनी आसानी से आप पनीर को काट सकते हो ना, उतनी ही आसानी से आप सोडियम को भी काट सकते हो। सो मेटल्स के बारे में ऐसा कहना कि नहीं मेटल्स हमेशा ऑलवेज हार्ड होते हैं, ये गलत है। कुछ मेटल्स एक्सेप्शनली बहुत हार्ड होते हैं और कुछ मेटल्स उतने अच्छे से हार्ड नहीं होते। तो जो स्टेट बोर्ड वाले लोग हैं उन लोगों को अपनी क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करने, डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, ये एक क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्रिएट करोगे वो ये रहेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटालिक क्रिस्टल्स, ठीक है ना। तो मेटालिक क्रिस्टल्स का शॉर्ट नोट अगर बनाओगे तो ये बेसिकली यहां से स्टार्ट होगा, ये जिस तरीके से पॉइंट्स से बनाकर दे रही हूँ ये, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाएगा। इसको पॉइंट बना लेना, 5, 6, 7, 8 ऐसे पॉइंट्स बना लेना, ठीक है। ये ठीक है ना, ये इस तरीके से। बाकी आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है। तस्लीमा और सोनिया, इन लोगों के लिए मैं नोट्स अलग से दूंगी, उनके पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा एकदम, उनको ये वाली चीज़ करने की नीड नहीं है। अब ये तो 2 सॉलिड से जो मैंने तुमको बता दिए। अब बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं उस सॉलिड को जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट देखो आपका कौन सा वाला सॉलिड है। अब जो सॉलिड हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 3rd नंबर का सॉलिड, हमने अभी तक कितने क्लासिफिकेशन कर लिए, एक कर लिया मेटालिक सॉलिड, एक कर लिया आयोनिक सॉलिड। अब सुनो तीसरा सॉलिड, जो तीसरा सॉलिड होता है वो होता है आप लोगों का कोवैलेंट सॉलिड। अब कोवैलेंट सॉलिड और एक होता है चौथा आप लोगों का मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग फर्दर और क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन और की जाती है, तो अभी उसको हम बाद में पढ़ेंगे, बट पहले कोवैलेंट सॉलिड पढ़ लेते हैं। अब पहले समझते हैं कि ये जो बातचीत की जा रही है कोवैलेंट सॉलिड, इसका मतलब क्या है। क्या तुमने ये जो वर्ड है कोवैलेंट, इससे पहले कभी सुना है क्या? सुना है, जब हम छोटे थे, है ना, छोटे क्लासेस में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में सुना है। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब आपके 2 एटम्स में से कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तभी बनता है आप लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिमिलरली कोवैलेंट सॉलिड कब बनता है? सॉरी, तब बनता है आयोनिक, मैंने उल्टा बोल दिया। सिमिलरली अगर मैं ये पूछूं कि कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, तो जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। जब एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से
वहां पे क्या क्रिएट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। और बस उन्हीं कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। तुम्हारे आसपास बहुत सारे कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। उसमें मैं ये नहीं बोलूंगी ये है वो है ये है वो है वो है, नहीं है, बहुत सारे। बट हम लोग कुछ कॉमन कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। ई कॉमन मतलब ये इतने फेमस कोवैलेंट सॉलिड्स हैं कि इनके बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो इससे कहीं से भी सवाल क्रिएट होकर अगर आ गया तब तुम क्या करोगे। तो सबसे पहला फेमस कोवैलेंट सॉलिड जो होता है वो होता है आप लोगों का डायमंड, ठीक है। जब आप 10th क्लास में थे तब आपने डायमंड और ग्रेफाइट इसके बारे में पढ़ा था। तो यही सेम चीज हम लोगों को अभी भी पढ़नी है। अभी मैं एक शॉर्ट सा डायमंड का डायग्राम बनाती हूँ। देखो डायमंड में कैसा रहता है, एक कार्बन अपने जैसे और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है बताओ, 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। मतलब हर कार्बन किससे जुड़ा है, अपने जैसे और 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, सच दैट कि हर कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाना कंपलसरी होता है, हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है। ऑब्वियस है कि मैं यहां पर अभी बहुत सारे कार्बन को ड्रॉ नहीं कर सकती, बट इस तरीके का नेटवर्क होता है कि हर एक कार्बन आप लोगों के किस में, डायमंड में आगे और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है बताओ, आप लोगों के और 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, सच दैट कि हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। एंड मैं तुम्हें एक और फैक्ट बता दूं, कार्बन की कैपेसिटी बोलो कितनी होती है, एक कार्बन की कैपेसिटी होती भी कितनी है, तो हर एक कार्बन की कैपेसिटी होती है 4 बॉन्ड बनाने की, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने की, ठीक है। क्या बनाने की, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने की। तो उसने तो बना लिया, उसकी तो कैपेसिटी फुल हो गई। तो जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में, अब अगर किसी ने 11वीं कक्षा का केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है तो ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि वो चीज़ों को रिवाइज करें। बट जिन्होंने पढ़ा है उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है बोलो कितना, sp3। अब मान लेते तुम में से किसी को नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, उसको देखना लेकिन जरूर। हाइब्रिडाइजेशन निकालते आपको आनी चाहिए। बट मान देखो तुम में से कुछ ऐसे प्राणी जो बहुत आलसी हैं कि अरे यार कौन देखे कौन करे, तो चलो भैया मत करो, लेकिन कम से कम याद रखना जरूर कि डायमंड में हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3। दुनिया में जब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र हुआ है तब तब उसका एक नाम दिया गया, मतलब हर हाइब्रिडाइजेशन को एक नाम दिया जाता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले लोगों को नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल। मतलब इन लोगों की ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल के जैसे दिखेंगे इनके हर एक कार्बन एटम। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसको लेकर, डायमंड को लेकर, जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। अब बात ऐसी रहती है कि आप लोगों के डायमंड के केस में जो मैंने इतने सारे आप लोगों को क्या बना के दिए, बॉन्ड्स बना के दिए। ये जो दिख रहा है ना, ये जो ये बॉन्ड दिख रहा है एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, पहली बात। और दूसरी बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको मैं जैसे मैं गैप दिखा रही हूँ ना, एक कार्बन और दूसरे कार्बन एटम के बीच में ये इतना आपको डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, रियलिटी में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर काफी कॉम्पैक्ट होता है। ये इतना कॉम्पैक्ट होता है कि जिसकी वजह से एक एटम और दूसरे एटम के बीच के बॉन्ड बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, इतने छोटे रहते हैं कि ये जो आपके बॉन्ड होते हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि डायमंड को दुनिया का वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल कहा जाता है। दुनिया का डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। ये डायमंड के बारे में बातचीत थी, किसके बारे में, डायमंड। इवन इसके बॉन्ड्स इतने शॉर्ट होते हैं या फिर पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं डायमंड को मेल्ट कर लूंगा, या फिर अगर आप ये सोचते हो कि मैं डायमंड को कुछ भी और करने के अगर तुम्हारे दिमाग में आता है कि इसके पार्टिकल्स को दूर दूर कर लेते हैं, तो इनके पार्टिकल्स आपस में इतने टाइटली, इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है डायमंड्स के पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए। सो देयरफॉर डायमंड जो होता है आप लोगों का एक ऐसा भी सब्सटेंस है जिसका वन ऑफ द दुनिया में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है।
हार्डेस्ट तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ में इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी ये सब क्या है, ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि डायमंड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डायमंड टेट्राहाइड्रल होता है, डायमंड ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, डायमंड का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या बता रही हूँ मैं तुमको बेसिकली डायमंड के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि ये डायमंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। डायमंड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब एक इसका 7वां कैरेक्टरिस्टिक सुनो जो इसको बहुत स्पेशल बनाता है, वो ये कि क्योंकि डायमंड की कैपेसिटी 4 बॉन्ड बनाने की थी, वो बना चुका है। इसका मतलब बेसिकली डायमंड के पास किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी इन द सेंस कोई भी खाली जगह बाकी नहीं है, और ना ही उसके पास कोई खाली इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डायमंड के पास थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स देखो कहाँ हैं, बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं। अगर तुम्हें थोड़ा भी अक्ल है कार्बन के बारे में, तो कार्बन के बारे में तुम क्या जानते हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो 2,4 होता है, यानी कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, ये यूज्ड हो गए, किस काम के लिए यूज हो गए, टू मेक बॉन्ड, किस काम के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए ये यूज हो गए। तो तुम्हें ये 4 डॉट्स दिख रहे हैं, ये 4 डॉट्स, ये जो मैं दिखा रही हूं, ये 4 डॉट देखो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब उस कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया, किस काम के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या उस कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बाकी है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फिलहाल नहीं बना रहा है। अच्छा, तुम में से मोस्टली लोगों को लगेगा कि मैडम इस 2 को आप फ्री इलेक्ट्रॉन कह दो, बट फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर वाले होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स में से हम लोग कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करते, ठीक है। क्या उन 4 में से कोई इलेक्ट्रॉन बाकी है क्या जिसको तुमने यूज नहीं किया, नहीं, तुमने यूज कर लिया, सभी को यूज कर लिया। इसके मतलब पॉइंट नंबर 7 ये है कि इसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब जो मूवमेंट कर सके। जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वो चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना चुके हैं। अब क्योंकि वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं, इसका मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते, और क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपका जो डायमंड है ये पुअर कंडक्टर होता है। किस चीज का, आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होते, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए डायमंड क्या होता है, आप लोगों का पुअर कंडक्टर होता है, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ये पूरी कहानी थी डायमंड के बारे में। अब डायमंड के अलावा एक और इंसान है केमिस्ट्री की दुनिया में जो डायमंड के इक्विवेलेंट ही फेमस है। अब वो कौन होता है, वो होता है आपका सबका प्यारा ग्रेफाइट। क्या तुम लोगों ने ग्रेफाइट के बारे में बचपन में कहीं सुना है क्या? बिल्कुल सुना है। जो तुम्हारी पेंसिल होती है, उस पेंसिल के अंदर जो तुम्हें ब्लैक कलर की लीड दिखती है ना, वो पेंसिल जो रहती है वो किससे बनी हुई होती है, ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। हम लोगों की जो साइकिल होती है, साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, उसकी देखना कभी कभी जो चेन होती है, साइकिल में चेन होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, उस रफ हो जाती है कि सच दैट साइकिल को पेडल मारने में बहुत तकलीफ होती है हमको, तो हम उसमें ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस ऑयलिंग कर देते हैं। तो बेसिकली जो लुब्रिकेंट होते हैं, लुब्रिकेंट्स का मतलब मैं बता चुकी हूँ अभी अभी, ग्रीस जैसे वर्ड्स मैंने बताए। अब अगर तुमको ये नहीं पता है कि ग्रीस क्या होता है तो थोड़ा घर पे पूछ लो, स्पेलिंग में भी मेरी गलत हो सकती है, ठीक है, उसमें मत जाना। जो ग्रीस होता है या जो ऑयल होता है जिसको डालने की वजह से आपकी मशीन स्मूथ रन करती है, फ्रिक्शन कम देती है ना, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स। इनमें बेसिकली क्या ही होता है, आपका ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। और तुमने क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के रखी है तो तुमको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स भी किसके बने हुए होते हैं, आपके ग्रेफाइट के ही बने हुए होते हैं। इसका मतलब ग्रेफाइट वहां पे भी उपयोग में आता है। तो सोचो ग्रेफाइट के कितने अच्छे अच्छे उपयोग हैं। अब ग्रेफाइट को क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोड्स में यूज कर रहे हैं, ये बात तो मानते हो ना, इलेक्ट्रोड्स मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोड्स मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस, याद आ रहा है। तो ग्रेफाइट्स को क्योंकि हम इलेक्ट्रोड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब तुरंत हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वो ये कि इसका मतलब ग्रेफाइट जो है आपका जरूर
गुड कंडक्टर होता है किस चीज का? आपके इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट, तभी तो हम लोगों ने उसको एज अ इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, बराबर। तो सवाल हमारे पास ये आता है कि ये गुड कंडक्टर क्यों है, रीजन। आप इसका रीजन समझाओ। क्योंकि देखो डायमंड तो नहीं था, है ना। अच्छा, डायमंड क्यों नहीं था गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उसने बॉन्ड बनाने के पर्पस के लिए यूज कर लिया। समझ में आ रही बात। लेकिन ग्रेफाइट के केस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब जरूर उसके पास क्या रहा होगा, उसके पास जरूर क्या हो रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहा होगा। अब बात यह आती है कि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहां से? डायमंड के पास तो नहीं था, ग्रेफाइट के पास कैसे आया? तो देखो, इसके लिए हमें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर समझना होगा। आपको ग्रेफाइट का क्या समझना होगा? स्ट्रक्चर। कैसे? कि डायमंड जो होता है वो भी कार्बन से बना हुआ रहता है और जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन से बना हुआ रहता है। तो क्योंकि दोनों ही स्पीशीज कार्बन से बनी है, तो आखिर डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसका रीजन बताइए। ऐसा मान लेते किसी ने पूछ लिया तो आप बोलोगे भैया स्ट्रक्चर देखो। डायमंड को मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों को उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया। सो देयरफॉर बेचारे के पास कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर रहा। बट अगर हम लोग ग्रेफाइट के पास आए और ग्रेफाइट से यदि पूछे कि तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो ग्रेफाइट कहेगा कि देखो भैया मेरा स्ट्रक्चर ना ऐसा दिखता है। देखो ये एक कार्बन है, मान लो ये एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है और ये एक कार्बन इधर एक और कार्बन से जुड़ा है ना। ऐसे करते करते एक हेक्सागोन बनता है। क्या बनता है? एक हेक्सागोन बनता है। ये मैंने एक हेक्सागोन बना लिया। ये जितने भी मैं गोले गोले आपको मार्क करके दिखा रही हूं ना, दीज ऑल आर कार्बन्स। ये एक हेक्सागोन मैंने बनाया। अच्छा, ऐसे करते करते एक हेक्सागोन आपके और आगे हेक्सागोन से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब हेक्सागोन की एक रिंग हेक्सागोन की दूसरी रिंग के साथ क्या होती है बोलो? कनेक्टेड रहती है। हेक्सागोन की एक रिंग एक दूसरे हेक्सागोन की रिंग के साथ बोलो क्या रहती है? कनेक्टेड। इसे कहते हैं हम लेयर, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेयर। ग्रेफाइट में हेक्सागोन की एक क्या है? लेयर है। लेट अस कॉल्ड दिस एज लेयर नंबर 1। क्या ऐसी और भी लेयर्स होती हैं क्या? आपके हेक्सागोन के अंदर ऐसी और भी लेयर्स होती हैं? बिल्कुल, एक लेयर थोड़ी ना होती है, ऐसी और भी लेयर्स होती हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक। ठीक है, एक के नीचे एक के नीचे एक, और भी ऐसी लेयर्स होती हैं। तो मान लेते हैं टोटल हमने कितनी लेयर्स बना ली? यहाँ पे 3 लेयर्स मैंने आपको बनाकर दे दी। ठीक है, मैंने आपको कितनी लेयर्स बना के दे दी? 3। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3। इसका यह मतलब नहीं होता है कि सिर्फ 3 ही लेयर होंगी। ठीक है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, एन नंबर ऑफ लेयर्स हो सकती है। हमने 3 लेयर बना ली। अब तुम यहां मुझे देखो ध्यान से, ये जो पर्टिकुलर एटम है ये और कितने एटम से जुड़ा हुआ है ना। ये पर्टिकुलर ग्रेफाइट का एक एटम कितने और एटम से जुड़ा हुआ है? तो आप बोलोगे एक, मैडम देखो इधर ये 1 बॉन्ड, ये आपका 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो आपको दिख ही रहे हैं लेयर नंबर 1 में कि एक एटम आपके दूसरे एटम से इस तरीके से देखो क्या है? जुड़ा हुआ है ना। अच्छा, दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि बाकी मतलब टोटल कार्बन की कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल कार्बन की कैपेसिटी कितनी होती है? 4। अच्छा, इसके अलावा यही ऊपर वाला एक एटम नीचे वाली लेयर के एक एटम के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, बस बात ये है कि ये जो 1 और 2 होते हैं ना, 1 और 2 वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, इन्हें हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बने वो बॉन्ड। लेकिन जब वही एटम नीचे वाली लेयर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जब वही एटम नीचे वाली लेयर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड को आप कोवैलेंट बॉन्ड नहीं कहते हो। इस पर्टिकुलर बॉन्ड को कहा जाता है वीक वैंडरवॉल फोर्स। क्या कहा जाता है इसको? वीक वैंडरवॉल फोर्स। ठीक है, ये एक वीक वैंडरवॉल फोर्स होती है। इस फोर्स में
किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना शेयरिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, बराबर। तो बेसिकली एक एटम ने, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाए, तो तुम ये बोलोगे कि एक आपका जो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम 3 बॉन्ड्स बना रहा है। अगर मैं ऐसा ओवरऑल तुमसे पूछूं तो इन जनरल समझने की कोशिश करना। तो वैसे बनाने कितने चाहिए थे? 4, 3 ही बन रहे हैं, चौथा किधर गया? चौथा इसका मतलब नहीं बना, और अगर चौथा नहीं बना है इसका मतलब वो चौथा इलेक्ट्रॉन अभी भी हर कार्बन एटम पे मौजूद है, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है आप लोगों का बॉन्ड नहीं बनाया है। और अगर उस चौथे ने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया है इसका मतलब वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। इसीलिए आप लोगों का जो डायमंड होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में आपका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो चौथा वाला आप लोगों का बोलो क्या होता है, इस तरीके से फ्री होता है। उसके फ्री होने की वजह से ही बोलो क्या हो जाता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है आप लोगों का एक गुड कंडक्टर होता है। तो यहां से सीधा सीधा गिव रीजन पूछा जाता है। ये हो गया ग्रेफाइट से रिलेटेड टॉपिक पे पहला सवाल कि आखिर ग्रेफाइट आप लोगों का गुड कंडक्टर क्यों है। ये आपका पहला क्वेश्चन। मैं टेक्स्ट बुक में मार्किंग भी करा दूंगी कि कितना कितना तुमको लिखना है और उसके क्या क्या नोट्स बनाने हैं। अब बात आते हैं पॉइंट नंबर 2 में कि ग्रेफाइट को आप एज अ लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हो। लुब्रिकेंट का मतलब समझते हो? लुब्रिकेंट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद बहुत ज्यादा स्मूथ है ना। जैसे अगर आप तेल है, फर्श में अगर तेल गिरा है और तुम्हारा पानी तुम्हारा पांव लेट से उस फर्श के ऊपर चला गया तो तुम स्लिप होके गिर जाओगे, क्योंकि फर्श चिकना है ना। क्योंकि फर्श क्यों चिकना हुआ? बिकॉज ऑफ तेल, क्योंकि तेल स्लिपरी था। तो बात यह आती है कि ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं एक लुब्रिकेंट के जैसे। लुब्रिकेंट का मतलब जो चीज खुद बहुत स्मूथ है, जिसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है ना। क्यों है अब आखिर ऐसा? ग्रेफाइट का वैसा लुब्रिकेंट क्यों यूज कर रहे हो? अब इसका रीजन और भी इंटरेस्टिंग है कि देखो होता कैसा है। ग्रेफाइट की लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2, ये दोनों लेयर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये तो मानते हो, मैंने देखो अभी अभी डॉट 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 करके एक बॉन्ड बनाया है। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी ये किसके वाया कनेक्टेड होती हैं, तो आप बोलोगे इनके बीच में क्या होता है, वीक वैंडरवॉल फोर्स होता है। वीक मतलब बहुत ही ज्यादा वीक, अत्यंत वीक, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं आपने थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने से होता क्या है, ये बॉन्ड इतना कमजोर है कि ये टूट जाता है, और जिसकी वजह से लेयर नंबर 1 लेयर नंबर 2 से अलग हो जाती है और स्लाइड मतलब फिसल जाती है। और फिसल जाती है इसीलिए वो क्या होती है, एज अ लुब्रिकेंट आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बराबर। ये ऐसा होता है कि एक लेयर दूसरी लेयर से वीकली कनेक्टेड होती है, और क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर से वीकली कनेक्टेड होती है इस वजह से उनके बीच में जैसे आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते हो तो लेयर स्लाइड कर जाती है। इसीलिए आप लोग ग्रेफाइट को कैसा यूज कर सकते हो, एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा ग्रेफाइट्स के बारे में मैं और जानकारी तुम्हें बता दूं कि बेसिकली ग्रेफाइट ने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाए। जैसे डायमंड टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ग्रेफाइट कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है, तो इससे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। इसके अलावा तुम ग्रेफाइट्स के बारे में और क्या जानते हो, ग्रेफाइट के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मोबाइल है, जो कि डायमंड के पास नहीं था। तीसरी चीज, क्योंकि ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp2, और डायमंड का कितना था, sp3। और जब जब दुनिया में sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है तो उस पर्टिकुलर लेयर मतलब उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को हम लोग कौन सी ज्योमेट्री कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। इसे क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। वैसे ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखे हो, बट स्टिल मैं ये सारी चीजें तुम लोगों को स्लोली बता रही हूं ताकि तुम लोगों को ये चीज अब पेपर में पूछी जाए तो तब तुमको आना चाहिए,
डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन आना चाहिए। देखो ना, एक डिस्टिंग्विश क्रिएट हो गया बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं पूछूंगी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बना सकते हो, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच का डिस्टिंग्विश बना सकते हो। डिस्टिंग्विश में क्या लिखोगे कि डायमंड के पास 4 सिग्मा बॉन्ड, ग्रेफाइट के पास 3, डायमंड के पास नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट के पास 1 मोबाइल इलेक्ट्रॉन। डायमंड पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, ग्रेफाइट इज वेरी स्मूथ एंड कैन बी यूज एज लुब्रिकेंट। नेक्स्ट पॉइंट आप ये बना सकते हो कि डायमंड की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो लाइक दिस यू कैन मेक पॉइंट्स। तो ये आपका एक नेक्स्ट सवाल बन गया, क्या, डिस्टिंग्विश वाला सवाल बन गया। अच्छा, अब मान लेते हैं स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी तुम्हें एक चीज बता दूं। जैसे कि मैंने तुमसे कहा, लेयर्स में हेक्सागोनल रिंग होती है ना। कौन सी रिंग होती है? हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग के बीच में जो बॉन्ड होता है, जैसे कि मैं कहूं ये वाला बॉन्ड, तो ये कौन सा बॉन्ड है? दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। अच्छा, और ये जो मैंने डॉट 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 करके बनाया है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये एक वीक वैंडरवाल फोर्स है, ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, ध्यान रखोगे, जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी ही, बोलो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब अगर कोई बॉन्ड बहुत ही छोटा है तो बहुत ही ताकतवर होता है, अगर कोई बॉन्ड बड़ा है तो वो कमजोर होता है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ मुझे नहीं पता कितनी नैनोमीटर होती है या कितने एंगस्ट्रॉम होती है। जानकर क्या कर लोगे यार, एग्जैक्ट वैल्यू याद करके कोई मतलब नहीं है। जितनी भी इनकी वैल्यू होती होगी, x नैनोमीटर, y नैनोमीटर, z नैनोमीटर, जितनी भी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू होती है x, और ये जो मैंने डॉट 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 बना के दिया है, इसकी वैल्यू होती है y एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट लाइक मीटर एंड सेंटीमीटर। सो यहां से एक और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। यहां पे x और y क्या है? बॉन्ड लेंथ। क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो आपके जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड आपके स्ट्रांग होते हैं, और क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं इसीलिए जरूर उनकी बॉन्ड लेंथ कैसी रही होगी? छोटी रही होगी एज कंपेयर टू y। ठीक है, ये इस तरीके से। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू को याद करने को नहीं कह रहा है, बट आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कल को इसी के जैसा एक 1 मार्क क्वेश्चन आ गया, तो अगर मुझे बोर्ड्स का पेपर फ्रेम करना है तो मैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करूंगी कि जिसमें लिखने का काम कम रहे और मेंटल इनपुट आपका ज्यादा रहे। ठीक है, कि आपने जो चीज पढ़ी, उस पढ़ी हुई चीज को क्या आप पेपर में समझ के सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। रट्टू तोता तो कोई भी बन सकता है। तो बेसिकली अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कोवैलेंट सॉलिड्स होते क्या है, तो कोवैलेंट सॉलिड्स हम लोग उन्हें कहते हैं जो नॉन मेटल्स की वजह से बनते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कशन क्या किए थे कि आयोनिक सॉलिड किसकी वजह से बनते हैं? मेटल प्लस नॉन मेटल। तो कोवैलेंट सॉलिड्स किसकी वजह से बनते हैं? नॉन मेटल्स की वजह से बनते हैं। हो सकता है सारे नॉन मेटल सेम हो, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या हो रहा है, सारे ही नॉन मेटल यहाँ पे कार्बन 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 है, बट जरूरी नहीं है कि सारे सेम होने चाहिए, वो अलग भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो आप लोगों के पास होता है एक क्वार्ट्स, आप फिजिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में, क्वार्ट्स। अब मैं बता देती हूँ ये है कौन, SiO2। जैसे डायमंड में कार्बन 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 का नेटवर्क था, नेटवर्क मतलब लंबा 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 आपस में ज्वाइन हुए चले जा रहे थे, तो क्वार्ट्स में SiO2 ज्वाइन हुआ चला जाता है। ठीक है, अच्छा, सिलिका कार्बाइड SiC, ये भी आप लोगों के किस में आता है? कोवैलेंट में आता है। अच्छा, उसके अलावा सबसे जरूरी एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब देखो, ये एक वो पॉइंट है, एक इंसान जिसने एनसीईआरटी को ठीक ढंग से रीड किया है वो इससे रिलेटेड सवाल बना लेगा। देखो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता क्या है? Al और N। लोग कैसा सोचते हैं कि मैडम Al मतलब
Al3 पॉजिटिव और नाइट्राइड मतलब N3 निगेटिव। तो हम क्या करते हैं, Al को क्योंकि कैटायन और अनायन में ब्रेक कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आप उनको आयोनिक सॉलिड कहो। ठीक है, आप उनको क्या कहो, आयोनिक सॉलिड कहो। उनका डाउट भी सही है भैया, क्यों नहीं कह सकते, आप उनको आयोनिक सॉलिड कहो। बट ठीक है, आप लोगों का ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है ये आयोनिक सॉलिड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, एल्यूमिनियम ये नहीं है, बराबर। आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये जो है आयोनिक सॉलिड या फिर आयोनिक कंपाउंड ये नहीं है। ठीक है, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं इनमें थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर होता है, जो कि आपने केमिकल बॉन्डिंग अगर 11th क्लास में पढ़ी है, उसमें फजान्स रूल करके एक टॉपिक होता है, अगर आपने वो देखा है तो। अदरवाइज एल्यूमिनियम वो आपको समझाएगा इस चीज को, लेकिन एल्यूमिनियम नाइट्राइड हम लोगों का क्या नहीं होता है, एक आयोनिक सॉलिड नहीं होता। तो जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है उसको अच्छे से पता होगा कि अच्छा एल्यूमिनियम नाइट्राइड आप लोगों का एक कोवैलेंट सॉलिड की कैटेगरी में आता है, ना कि आयोनिक। तो पेपर में अगर कल को क्वेश्चन आया कि आइडेंटिफाई करिए कि आप लोगों के पास जो गिवन ऑप्शन है उनमें से आयोनिक सॉलिड कौन है, तो उसमें बताए वन ऑफ द एग्जांपल ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी होगा, तो उसमें मैक्सिमम लोग किसको टिक मार देंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड को। या फिर क्वेश्चन ऐसा क्रिएट किया जा सकता है कि बता दीजिए करके कि आपके पास जो दिए हुए ऑप्शंस है उसमें से कोवैलेंट कौन नहीं है, तो उनमें एक ऑप्शन एल्यूमिनियम नाइट्राइड का भी होगा, आप उसको टिक मार दोगे ये सोच के कि आप उसका एल्यूमिनियम और नाइट्राइड को कैटायन और आयन में अलग कर सकते हो। बट नहीं, जिसने एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा है वो जवाब दे देगा बंदा कि नहीं यार ये खुद एक कोवैलेंट सॉलिड है, तो दिस को आप आयोनिक सॉलिड के अंतर्गत नहीं रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, और क्योंकि यूजुअली हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि कोवैलेंट सॉलिड्स में उनके जो एटम्स होते हैं है ना, वो एक दूसरे से जुड़ते जाते चलते जाती है, उनकी नेटवर्क मतलब खत्म नहीं होता यूजुअली नेटवर्क। तो देयरफॉर कोवैलेंट सॉलिड्स को आप एक और नाम से जानते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का नेटवर्क सॉलिड। इसे क्या कहा जाता है, नेटवर्क सॉलिड के नाम से कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में बात करूं तो कोवैलेंट सॉलिड आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के बोलो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि ये इंसुलेटर्स होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। अब वो एक महान इंसान बोलो कौन है जो इस चीज को फॉलो नहीं करता, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोगों के पास आपका वन ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड है, जो कि कोवैलेंट सॉलिड होने के बावजूद महाराज जी बोलो क्या करते हैं, आप लोगों के क्या करते हैं, आप लोगों का क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सिमिलरली जो जो आपके कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड को हार्ड माना जाता है कि ये लोग बहुत हार्ड होंगे, लेकिन अगेन इसमें भी वही सेम एक्सेप्शन, ग्रेफाइट आप लोगों का कोवैलेंट सॉलिड होने के बावजूद हार्ड नहीं होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट। जिस तरीके से मेटल्स को हम लोग मानते हैं कि हार्ड होने चाहिए, बट सोडियम हार्ड है क्या बताओ, नहीं है। तो सिमिलरली ये भी आपका हार्ड नहीं है, ये एक आधी एक्सेप्शन चलता है ना। अच्छा, अब बात आती है इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो भैया इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई, अच्छा खासा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब एक बार किताब में देख लेते हैं कि ये सारी चीजें आपको कोवैलेंट सॉलिड के बारे में बताया है। देखिए ये हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिए थे, मेटालिक पढ़ लिए थे, आयोनिक, अभी कोवैलेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के बारे में लिखा है। तो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि उस सॉलिड के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, जैसे आयोनिक सॉलिड के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, है ना। मेटालिक सॉलिड के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, मेटल एटम्स होते हैं, उनके पॉजिटिव चार्ज और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैसे ही अगर तुमसे कोई ये पूछेगा कि कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो आप क्या कहोगे, इसके अंदर एटम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एटम्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और उनके ज्वाइनिंग में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज ये कि ये बहुत ही ज्यादा आपके क्या होते हैं, हार्ड, इतने हार्ड कि ऑलमोस्ट आप उनको प्रेशर लगा के दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान से सुनना,
कोवैलेंट सॉलिड्स आपके पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एक एक्सेप्शन है बस भैया, क्या आप लोगों का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इकलौता या मैं कह दूं वन ऑफ द आप लोगों का एक ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जो कि आपका क्या नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है महाराज। अच्छा, एग्जाम्पल पूछा है तो देखो एग्जाम्पल तो वही है, डायमंड है, क्वार्ट्स है। अच्छा, यहां से अगेन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्वार्ट्स। अच्छा, एक और है बोरॉन नाइट्राइड। जैसे मैंने बताया कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड लोगों को फील आ सकती है कि वो एक आयोनिक है, वैसे एक और आ सकती है कि बोरॉन नाइट्राइड। कार्बोडम, ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये आप लोगों का इतना अजीबोगरीब नाम है कि लोग यूजुअली इसको याद ही नहीं रखते। ठीक है, वो सोचते हैं अरे यार इसको याद करके क्या मतलब, छोड़ दो। लेकिन कल को मान लेते इसी में से आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपका जो कार्बोडम है ये कौन सा टाइप का सॉलिड है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप का सॉलिड है, बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में कार्बोडम ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अच्छा, वैसे अब ये डाउट आएगा कि कार्बोडम होता क्या है, सिलिका कार्बाइड, इसको हम लोग कार्बोडम कहते हैं। ठीक है, जो SiC मैंने पहले एग्जांपल में लिख के दिया था, इसी को कार्बोडम कहते हैं, दैट इज SiC। बाद में तो फिर तुम्हारी बुक में देखो जीके फैक्ट लिख के दिया है कि एक्सप्लेन करो कि ग्रेफाइट एक कोवैलेंट सॉलिड होने के बावजूद क्यों इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन मतलब करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो ये गिव रीजन बन गया। फिर उसके बाद कैन यू रिकॉल वाली चीज में आई है, तो कैन यू रिकॉल वाली चीज जैसे मैंने तुम्हें पूरे वीडियो में सिखाया कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, उसकी sp2 होती है, बेसिकली वही है आपका, है ना। उसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होता है, उसका स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होता है, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर होता है, उसमें 4 बॉन्ड होते हैं, उसमें 3 बॉन्ड होते हैं, ये वही कैन यू रिकॉल है। बट कैन यू रिकॉल और आपका जो डू यू नो, ये सारी चीजें आप लोगों के बोर्ड्स में नहीं पूछी जाएंगी। तो जो है बेसिकली या तो ट्राइडिस आता है या तो ये बीच के पार्ट्स आते हैं। अब हमारा एक चौथा रुको, रिमेंबर है, रिमेंबर में भी आ जाते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा नहीं रुको, इसके बारे में तो कोई, रिमेंबर तो तुम खुद ही पढ़ लेना। अब आते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाला पार्ट एक्चुअली जो रहता है इस पूरे टॉपिक में, वो आप लोगों का मॉलिक्यूलर सॉलिड ही रहता है। अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, अब कैसा एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार भैया मॉलिक्यूलर सॉलिड, आपका कोवैलेंट सॉलिड, इनके बीच का डिस्टिंग्विश क्या है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा, एक मिनट क्या हो गया इसको, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड वगैरह को लेकर। तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और कोवैलेंट सॉलिड में भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, दोनों में ही कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आप कैसे बताओगे कि आपकी स्पीशीज मॉलिक्यूलर सॉलिड है कि क्या है। तो आपने अभी जो पढ़ा कोवैलेंट सॉलिड, उसमें एटम एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और एक बहुत बड़ा 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 नेटवर्क बनाते हैं। मतलब बड़े बड़े, जैसे कार्बन ने जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए डायमंड बन गया, है ना। लेयर वाइज जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, आपका क्या कहते हैं उसका नाम, क्या नाम था यार उसका, ग्रेफाइट बन गया। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में ऐसा नहीं होता, मॉलिक्यूलर सॉलिड में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि CO2 का एक मॉलिक्यूल, CO2 का दूसरा मॉलिक्यूल, खत्म बात, इसे हम लोग कहते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, ध्यान से सुनना, किसके बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, है ना। अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जैसे पानी है, पानी का ये एक पार्टिकल, ये पानी का दूसरा पार्टिकल, पानी के एक पार्टिकल और पानी के दूसरे पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से वो पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोज रह रहे होंगे। दैट क्लोजनेस का ग्रुप, वो क्लोजनेस का क्लस्टर इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब ये अट्रैक्शन होता क्यों है, अट्रैक्शन के बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे पानी के अंदर ये अट्रैक्शन, पानी मतलब आइस, आइस कैसे होती है, सॉलिड होती है, उसमें पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। क्यों आते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आते हैं। क्यों आते हैं, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
तो पानी में यानी कि आइस में बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा वाला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा वाला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स पहले से क्लोज थे क्या? नहीं, ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, बट इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बोलो क्या आ गया? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। सो बस इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल्स पहले की अपेक्षा और थोड़े एक दूसरे के क्या आ गए? करीब आ गए। तो इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। लेकिन हर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रहे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है ना। जैसे CO2 है, अगर CO2 के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राई आइस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस। यानी कि सॉलिड स्टेट में जब आपको CO2 मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है? ड्राई आइस। जब आपको सॉलिड स्टेट में वाटर मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? सिर्फ आइस। तो जिस तरीके से सॉलिड स्टेट में जब आपको CO2 मिलता है तो वहां पे भी दोनों सॉलिड बन गया CO2, इसका मतलब जरूर CO2 के गैस वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आए होंगे? करीब आए होंगे। तो उस वक्त उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? आपको यह सोचना पड़ता है। तो ऐसे में उनके बीच में उस वक्त जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स, या फिर उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स। कैसे पता चलेगा मैडम लंदन? कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं बता दूंगी, बट इसे हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के देखो ये 3 क्लासिफिकेशन और हो गए। पहला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है लंदन वाला हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हो, और एक तीसरा भी होता है। मान लेते हैं आपके पास HCl है और मान लेते हैं आपके पास एक और HCl है। दोनों HCl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आप लोगों का क्या? डाइपोल इंटरैक्शन। सो टोटल यहां पे 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर इंटरैक्शन पाए जाते हैं। कब किसमें कैसा रहेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम भी सीख लेते हैं, बट ये 3 टाइप के पाए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसको सीखने के पहले आपके पास ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, चाहे डाइपोल इंटरैक्शन हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इंटरैक्शन हो, या चाहे आपका लंदन वाला हो, हमेशा ये लोग किसके जैसे बिहेव करते हैं? लाइक अ इंसुलेटर। ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इन लोगों के जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर आप कहो जो भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम सॉलिड स्टेट पे बात कर रहे हैं, बट इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहते हैं? लो रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं? लो। सबसे ज्यादा किसका रहता है? कोवैलेंट सॉलिड का, और सबसे कम किसका रहता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड का। याद रखोगे। ठीक है, चारों टाइप के सॉलिड्स को अगर उनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं अरेंज कराऊं, यहां से क्वेश्चन बना लेना कि अरेंज 4 टाइप ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन बनाओगे। तो क्या होगा ऑर्डर कि सबसे ज्यादा किसका रहता है आप लोगों के? कोवैलेंट सॉलिड्स का। उससे ज्यादा किसका रहता है? मेटालिक सॉलिड्स का। उससे ज्यादा मतलब उससे कम किसका रहता है? आयोनिक सॉलिड्स का। और सबसे कम किसका रहता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, ये याद रखना। बराबर, डन। अच्छा, अब बात ये रहती है कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो गई। बात ये कि लोग सॉफ्ट होते हैं कि हार्ड होते हैं। अब बर्फ को देखिए, बर्फ कैसी रहती है? कड़क होती है कि नरम होती है? तो हम तो कहेंगे कि बर्फ सॉफ्ट होती है, सही हार्ड होती है। तो अगर मान लेते हैं आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड में पार्टिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बना है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनने वाला जो पार्टिकल होता है वो हार्ड होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं पार्टिकल लंदन की वजह से बना है या डाइपोल की वजह से बना है, तो उस वक्त वो पार्टिकल आपका क्या कहलाता है? सॉफ्ट हो जाता है। बस इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोगों को पता होनी चाहिए इसकी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। अभी एक बार ये देख लेते हैं कि बुक में ये क्या लिखी है, और मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को कैसे करना सिखा देती हूँ। ठीक है, चलो। तो ये रहा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, साफ सामने ही दर्शक गए।
कि Cl2 को, CH4 को, H2 को, CO2 को, O2 को सॉलिडिफिकेशन मतलब O2 तो आप जानते हो कि गैस होती है, बट उसको भी आप सॉलिड बना सकते हो, जैसे आप ड्राई आइस बना सकते हो। हम जानते हैं पानी लिक्विड होता है, बट उसको हम बर्फ बना सकते हैं। तो बेसिकली किसी मॉलिक्यूल्स को, कोवैलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स को अगर आप सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दो तो बेसिकली वो आप लोगों को क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड मिलता है। जैसे कोवैलेंट सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे, एटम्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम सब्सटेंस के। अब बात ये आती है कि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है। जैसे आयोनिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेटालिक में मेटालिक, कोवैलेंट में मतलब कोवैलेंट। तो मेटालिक में क्या होता है, तो मेटालिक में 3 टाइप के इंटरेक्शन पाए जाते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर उसके बाद लंडन या फिर डिस्पर्शन वाला, और एक और होता है तीसरा, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जैसा मैंने प्रवचन दिया सेम टू सेम वही। दूसरा मैंने क्या कहा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, यूजुअली सॉफ्ट होते हैं सिवाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को छोड़कर, और साथ ही साथ में ये पुअर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं। तो जो तुमको मैं अभी पीछे पॉइंट्स नोट से बताई थी वही सारे पॉइंट्स वो यहाँ पे बोल रहा है। बट बात आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसके बीच में लंदन वाला लगा है और किसके बीच में आप लोगों का कौन सा वाला लग रहा है, आपका ये डिस्पर्शन वाला लग रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में सिखाई गई है, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। अब जैसा कि नाम लाइट से किसी को याद नहीं भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मैं बता देती हूं। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले के पास क्या होना आवश्यक होता है, हाइड्रोजन होना आवश्यक होता है। मतलब एटम नंबर 1 क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। और उसी मॉलिक्यूल में जो एटम नंबर 2 होता है वो एटम नंबर 2 या तो नाइट्रोजन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो फ्लोरीन होने चाहिए, या फिर 2 और मोर क्लोरीन होने चाहिए, या फिर कहीं ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप कहोगे एटम नंबर 2 में, मतलब ऐसा अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आप कहोगे कि हाँ वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगी मीथेन यानी कि CH4, उसके पास भी हाइड्रोजन है, बट क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन ना तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ना तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ना तो फ्लोरीन से कनेक्टेड है। सो बेसिकली इन लोगों से अगर आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तीसरी चीज होती है कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि डाइपोल इंटरैक्शन हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि 11th स्टैंडर्ड का आपको डाइपोल मोमेंट निकालते आना चाहिए। अगर आपको 11th क्लास का डाइपोल मोमेंट निकालते आता है, नहीं आता है तो आगे आने वाली फ्यूचर की क्लासेस में सीख लोगे, ऑर्गेनिक में तो क्योंकि नीड पड़ेगी हमको, तब सीख लोगे। बट फिलहाल के लिए अभी आप याद रखिएगा कि अगर मान लेते हैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कौन सा इंटरेक्शन लगने वाला है, डाइपोल। और अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ गई तो समझ जाना कि वहां पे कौन सा लगने वाला है, लंदन का लगने वाला है। खत्म, बस अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, ठीक है। एंड यूजुअली आपको जितने भी इस टाइप के लोग मिलेंगे, H2, O2, Cl2, I2, मतलब सेम वाले, ये आपके किस कैटेगरी में पाए जाते हैं, लंदन के। और जो ये तुम्हें 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्सेस बताए गए, इसमें सबसे कमजोर कौन सा होगा, लंदन वाला, उससे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, डाइपोल वाला, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। दैट्स ऑल, डन। तो बहुत लंबा टॉपिक ये बन गया, ठीक है, काफी लंबा ये बन गया। वैसे तो ये चीज देखो पूरी ऐसा लगता है ना रीड कर करके डेफिनेशन टाइप की है, बट जब पढ़ने बैठे तो ये काफी आपकी लंबी थी। अब इसी के बेसिस पे देखो कितना प्यारा सा उन्होंने एक टेबल क्रिएट करके आपको दिया है। मैं तो यही कहूंगी कि जब भी तुम्हें शॉर्ट नोट लिखने को आए इनमें से किसी भी 4 प्रकार के सॉलिड्स के बीच में, तो शॉर्ट नोट लिखने से बेटर है कि आपको ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना,
मतलब आयोनिक सॉलिड का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, बस इन्हीं को अपने पॉइंट्स बना के लिख डालो। इससे क्या होता है, आपने बेसिकली डिस्टिंग्विश भी याद कर लिया। जैसे अगर मान लेते कल को किसी ने पूछ लिया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड के बीच का डिस्टिंग्विश लिखो, तो आपको क्या करना है, बस इन दोनों कॉलम्स को उठा के छाप देना है। हाँ, टेम्परेचर एग्जैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर आपको एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी पॉइंट को उठा के छाप दो। तो बेसिकली जो पॉइंट्स आप डिस्टिंग्विश पढ़ने में यूज कर रहे हो, अगर शॉर्ट नोट पूछा जाए तो उन्हीं डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स को शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 लिख कर। तो एक तीर से दो निशाने, डिस्टिंग्विश का डिस्टिंग्विश भी याद हो गया और साथ ही साथ में शॉर्ट नोट का शॉर्ट नोट भी याद हो गया। हाँ, बस स्टेटमेंट में लिखना शॉर्ट नोट लिखते वक्त, जैसे कि अगर किसी ने तुमसे पूछा आयोनिक सॉलिड का शॉर्ट नोट लिखना है तो कैसे लिखोगे, इन आयोनिक सॉलिड द पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल आर कैटायंस एंड एनायंस, द टाइप, नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इस तरीके से स्टेटमेंट बना के लिखना। ऐसा डायरेक्ट लिख दोगे वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये समझ लो चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, तीसरा हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा, इससे पेपर में देखो सवाल कैसे आते हैं। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स आपकी आंखों के सामने दिए रहेंगे, आपको उन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना रहेगा कि वो आपके मतलब कौन से सॉलिड्स हैं। जैसे कि हम लोग पहला एमसीक्यू एक्सरसाइज का देखते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर डैश, आपको ऑप्शन दिया है, तो कोई पगला ही होगा जो आयोनिक सॉलिड को और मेटालिक सॉलिड को मार्क करेगा। हम लोगों की आज की पूरी क्लास ही किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि क्रिस्टलिन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन। तो तुम तो जानते हो कि क्रिस्टलिन सॉलिड्स के 4 क्लासिफिकेशन होते हैं और उनमें से एक आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो इसका आंसर होगा क्रिस्टलिन सॉलिड। ये इस तरीके से, तो आप जो भी पढ़ते हो उस पढ़ी हुई चीज से ही ध्यान रखना, एमसीक्यू बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 और 2 सेंटेंस में लिखने को कह रहा है भाई वो इंसान, कैसे करोगे, व्हाट आर द टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन ईच 4 मेन क्लास ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। सोचो, मतलब उसने तुमको क्रिस्टलिन सॉलिड का पूरा शॉर्ट नोट लिखने को नहीं बोला, उसने तुमसे सिर्फ क्या बोला कि किस सॉलिड के अंदर कौन से टाइप का पार्टिकल होता है, बस उतना बताओ। तो जिस इंसान को ये पूरा चार्ट याद है ना, जिसको ये पता है इस चार्ट के अनुसार कि मैडम देखिए आयोनिक में कैटायंस एंड अनायंस है, कोवैलेंट में कोवैलेंट एटम्स है, मॉलिक्यूलर में मोनो एटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, मेटालिक में आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बस ये लिखना है उसको कि इसमें ये है। बट जरूरी है क्या कि क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पार्टिकल्स के बारे में पूछा जाए, हो सकता है आपको क्वेश्चन इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बारे में पूछा जाए। तो जिस इंसान को चार्ट याद होगा वो इस चार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एलिजिबल होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन कौन सा पेपर में आने वाला है वो मैं कैसे बता सकती हूँ, बस मैं इतना बता सकती हूँ कि हाँ आप इस तरीके से याद रखो चीजों को, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सको। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है कल को यहाँ पे फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, ये भी क्वेश्चन में हो सकता था, है ना, ये भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था वहां पर, ठीक है। अच्छा, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 2, आपको डिस्टिंग्विश करना है आयोनिक और मॉलिक्यूलर के बीच में। तो वो जो चार्ट है ना, उस चार्ट में आयोनिक का पॉइंट लिखा है, उस चार्ट में मॉलिक्यूलर का पॉइंट लिखा है, बस उन दोनों का डिस्टिंग्विश बना के क्रिएट कर दो। बट जरूरी है क्या आयोनिक और मॉलिक्यूलर ही आए, हो सकता है मॉलिक्यूलर कोवैलेंट आ जाए, तो उसे चार्ट का मॉलिक्यूलर कोवैलेंट कर लो। तो इससे भी हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपको चार्ट याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक सॉलिड हार्ड है, ब्रिटल भी है और इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है, इट्स मेल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मतलब अगर आप उस सॉलिड को मेल्ट कर दो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सबसे पहले तो ध्यान में लेकर आना, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो वो दोनों तो हो नहीं सकते। बचे 2 ऑप्शन, या तो ये आयोनिक सॉलिड होगा या तो ये मेटालिक सॉलिड होगा। लेकिन मेटालिक सॉलिड को चाहे आप मेल्ट करो या आप मेल्ट ना करो, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट यहां वो क्या बोल रहे हैं कि मेल्ट करने पर ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बताओ कौन से प्रकार का सॉलिड, तो कोई भी जवाब दे देगा आयोनिक सॉलिड। तो आपने पढ़ा है क्या वाली चीज, बिल्कुल पढ़ी है, आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई है। सोचो, इसने क्वेश्चन वाले ने आपको प्रॉपर्टीज लिखो ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया,
उसने आपको क्या कर दिया, सारी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया, तो आके आप सोच सको कि ये सारी प्रॉपर्टीज किस सॉलिड की रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, बराबर है। बाकी और भी क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको बहुत सारे सॉलिड्स दिए होंगे और उन सॉलिड्स में आपको बताना रहेगा, मतलब क्लासिफाई करके कि कौन आयोनिक है, कौन कौन है, वगैरह वगैरह, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट अभी नहीं, ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और जब आखिरी में हम सॉलिड स्टेट की जब मैं मार्किंग करा के दे रही रहूंगी तो टारगेट में उस टाइप के क्वेश्चंस है, तब हम उसके साथ डील करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से तुम्हें क्या क्वेश्चंस लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, वो मैं एक पीडीएफ बनाकर भेजूंगी ग्रुप में। उस पीडीएफ का तुम लोगों को क्या करना है, आंसर लिख के नोट्स मुझे कंप्लीट करके भेजने हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, कल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। आप आगे जो भी सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, जैसे आप बचपन में ABCD पढ़े, आप बचपन में 1 2 3 पढ़े, उसी ABCD और उसी 1 2 3 को तो यूज करके आप अभी बाकी की पढ़ाई कर पा रहे हो, तो वैसे ही सॉलिड स्टेट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अगर आपको उन बेसिक चीजों का मतलब पता है तो आप आसानी से आगे सॉलिड स्टेट में उसको यूज कर सकते हो। तो कल हम बेसिकली वो सब पढ़ेंगे, मतलब इनडायरेक्टली कल हमको ये 1.4 वाला सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, सॉलिड स्टेट एक काफी इजी चैप्टर है, रट्टाफिकेशन के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, तो इसीलिए जिस दिन जो जो काम मिलता जा रहा है उसको उसी दिन साइड बाय साइड लर्न कर करके खत्म करते जाओ, तो अदरवाइज बाद में अगर जमा करके रखोगे तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत होगी। ठीक है ना, ओके, तो अभी इस चीज को फिलहाल हम लोग ओवर करते हैं, बाद में कल हम लोग नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।